Hello everyone, this is Sana Shafiq. Welcome back to another video lecture. Today I am gonna discuss about the DNA. DNA का नाम सुनते ही हमारे माइंड में जो है वो इस तरह का डबल हेलिकल टाइप स्ट्रक्चर आ जाता है। ब्रीफली पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये जो आपको हेलिक्स नज़र आते हैं, हेलिसेस, इन ये हैं आपके पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसको कहते हैं, क्योंकि जो हेलिसेस बने हुए हैं इसमें शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप दूसरी चीज़। ये दरमियान में इसके जो चीज़ें कनेक्ट कर रही होती हैं इन दोनों स्ट्रैंड को, वो है आपकी नाइट्रोजिनस बेसिस। जनरली ये आपके पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए बेसिकली होता क्या है? डीएनए इज़ द हाउस ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोड होती है, ट्रांसफ़र होती है टू द डॉटर सेल्स थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है फर्टिलाइज्ड एग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म में जिसमें कि बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल स्पेशलाइज्ड होता है, हर सेल के पास अपना न्यूक्लियस है और अपना डीएनए है। ठीक हो गया। अब ये डीएनए और आरएनए भी बेसिकली इसके साथ ही आ जाता है, दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये होते क्या हैं और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, वो ब्रीफली इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे वो डिस्कस कर लेते हैं आज। डीएनए एंड आरएनए आपके पास होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास फिर या फिर दूसरी तरह मैं बताऊँ तो टू टाइप्स के देर आर न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। डीएनए का कंप्लीट नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिर न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं। डीएनए और आरएनए को समझने के लिए न्यूक्लिक एसिड्स का हमें पता होना चाहिए। तो न्यूक्लिक एसिड्स आपके पास पॉलीमर्स हैं, ये पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमेरिक कंपाउंड्स हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो ये आपके पास पॉलीमर्स हैं ऑफ एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। एन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में ज्वाइंट होते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाती हैं? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। अच्छा, अब डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स किससे मिलके बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि मोनोमर यूनिट्स न्यूक्लिक एसिड्स को जो बनाते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन ये आता है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या चीज़ें हैं। अल्टीमेटली डीएनए और आरएनए को समझने के लिए, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, उनका पता होना चाहिए। तो अब आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर कि न्यूक्लियोटाइड्स का आपके पास स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। इट्स वेरी इजी, आपने जस्ट इसको अच्छी तरह से समझ लेना है, माइंड में रख लेना है, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। यार तीन चीज़ें हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में। एक सेंट्रल शुगर होती है, एक साइड पे उसके जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है बेस होती है, बी फॉर बेस, नाइट्रोजिनस बेस, और इसकी एक कार्बन के साथ अटैच होती है, पी फॉर फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई, नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज़ें मिलके आपके पास क्या बनाती हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाती है। अब वन बाय वन इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या चीज़ें जो कि न्यूक्लियोटाइड को बना रही हैं, और आगे न्यूक्लियोटाइड ने जाके जिसने न्यूक्लिक एसिड बनाना है। सबसे पहले आ जाए मेन चीज़ शुगर। ये जो शुगर है ये राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर हमें पता है कि 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है। जिसको ये आइडिया नहीं है वो पहले कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन को ज़रूर गो थ्रू करके फिर यहाँ पे आए। राइबोस शुगर जो जिसके साथ हम फेमिलियर हैं, मतलब बॉडी में जो हमारी शुगर प्रेजेंट होती है 5 कार्बन, वो राइबोस है, और एक दूसरी शुगर प्रेजेंट होती है वो भी 5 कार्बन, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, ये दोनों 5 कार्बन शुगर्स हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं आपके न्यूक्लियोटाइड में। अब डिफरेंस इनमें क्या है, ये आपके पास मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे शुगर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें जो एक सेंट्रल ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है और इसके साथ ही में ये 4 डायरेक्टली रिंग के अंदर कार्बन, और कार्बन नंबर 5 आप देख सकते हैं वो रिंग से बाहर है। अब डिफरेंस राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में क्या है कि कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप अटैच है, लेकिन जो मैंने अब ड्रॉ किया है स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है। डीऑक्सी मीन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन नंबर 2 से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं ये आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर है। ये दोनों शुगर्स हैं जो कि बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, और इसी के बेस पे फिर डिपेंड करता है कि ये न्यूक्लियोटाइड आगे जाके आरएनए बनाएगा या डीएनए। वो कैसे? अगर मेरा न्यूक्लियोटाइड राइबोस से मिलके बना हुआ है, राइबोस शुगर से, तो वो
आरएनए बनाएगा जाके। अगर मेरा न्यूक्लियोटाइड उसमें राइबोज शुगर नहीं है, उसकी जगह पे डीऑक्सीराइबोज शुगर लगी हुई है, क्योंकि शुगर तो मस्ट होनी है न्यूक्लियोटाइड में, तो वो क्या बनाएगा जाके डीएनए बनाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर अगर प्रेजेंट होगी। ये पहली चीज़, पहला पार्ट डिस्कस हो गया न्यूक्लियोटाइड का शुगर। दूसरी चीज़ आ जाए नाइट्रोजिनस बेसिस। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कनेक्ट करने में डिफरेंट स्ट्रैंड्स को। नाइट्रोजिनस बेस आपके पास क्या होती है, नेम से क्या पता चला, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी, हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मोस्टली मिलके बनी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है वो डिफरेंट मतलब डिफरेंटली अटैच होती है हाइड्रोजन और कार्बन के साथ। इनका तीनों का कम्बिनेशन होता है, ऑक्सीजन भी होती है। यानी कि ये जो हमारे मशहूर एटम्स आप कह लें, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन होगी, ऑक्सीजन होगी, ये डिफरेंट प्रोपोर्शंस के साथ नाइट्रोजन के साथ जब अटैच होते हैं तो वो नाइट्रोजिनस बेसिस बन जाती हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस आपके पास दो तरह की होती है। एक मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये सिंगल रिंग या फिर होती हैं, या फिर डबल रिंग्ड भी होती हैं, ठीक है। सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस को हम कहते हैं पायरामिडीन्स, या फिर डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस को हम कहते हैं प्योरीन्स। पायरामिडीन्स की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके पास है, कट से आप इसको याद रख सकते हैं, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरासिल एंड टी फॉर थायामीन। प्योरीन्स जो हैं बाकी जो रह जाती हैं ए एंड जी, ये एडिनिन एंड गवानिन, ये आपके पास आ जाती हैं प्योरीन बेसिस। दूसरा जो इनमें डिफरेंस है पिरिमिडीन्स है प्योरीन्स में, कि पिरिमिडीन्स ऑब्वियसली सिंगल रिंग्ड होती हैं तो ये स्मॉलर होती हैं इन साइज एज़ कम्पेयर टू प्योरीन्स जो कि डबल रिंग बेसिस हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनकी कनेक्टिविटी में कि वो डबल रिंग्ड है या सिंगल रिंग्ड है। ठीक हो गया, दूसरी चीज़ ये डिस्कस होगी बेसिस। तीसरी चीज़ जो आपके न्यूक्लियोटाइड को बना रही थी वो है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप आपके पास क्या है, सिंपल PO4 नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अटैच होती हैं, इसके पास हाईली पोलर ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप का नाम सुनते फ़ौरन क्या माइंड में आ जाता है, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, एनर्जी कंपाउंड है जिससे हम एनर्जी लेते हैं, ATP, उसमें यही फॉस्फेट ही प्रेजेंट होता है। लेकिन ट्राईफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं ATP के अंदर, ठीक है। और ये तीनों पार्ट्स डिस्कस हो गए वन बाय वन ब्रीफली, जो कि आपके न्यूक्लियोटाइड को बना रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये जो तीनों पार्ट्स हैं ये कनेक्ट होते हैं, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए इस तरह से, ठीक है। कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच किया मैंने, ये जो ब्लॉक है वो बेस को ज़ाहिर कर रहा है, और कार्बन नंबर 5 जो रिंग से बाहर थी उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 और 3 पे अटैच है। सॉरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही सिंपल आएगा, क्योंकि मैंने साथ लिखा है डीऑक्सी राइबोस क्या थी जिसमें कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक हो गया। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे यूनिट्स, इसी तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ये काफ़ी सारे ऐसे ड्रॉ करके ये सारे जब आपस में कनेक्ट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं, इन्होंने क्या बना दिया है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इनकी कनेक्टिविटी का, कि ये कनेक्ट कैसे होते हैं, और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके ये मास्टर्स लेवल पे भी इवन। तो इनकी कनेक्टिविटी कैसी होती है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 की कार्बन्स आपस में कनेक्ट होंगी, सीधा सीधा आप कनेक्शन इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 5 के फॉस्फेट ग्रुप के साथ रिएक्शन करती है, वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव होता है और बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5, इसलिए इसको कहते हैं 5 to 3 बॉन्डिंग। 5 to 3 बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं कि 5 और 3 कार्बन दो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड की आपस में कनेक्ट होती हैं, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है न्यू कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 के दरमियान, जिसने डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को कनेक्ट करना है, ज़ाहिर है पॉलीमर्स बनाना है तो डिफरेंट यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई नया बॉन्ड इंट्रोड्यूस वहाँ पे करवाना पड़ेगा। उस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इन द केस ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो बॉन्ड ज्वाइन कर रहा है, जो पॉलीमर बना रहा है, वो है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइंट हो गए पॉलीमर्स। अब इसको मैं न्यूक्लियोटाइड नहीं कहूँगी, अब इसको मैं कहूँगी इट इज़ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मज़ीद बॉन्ड को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो राइबोस शुगर जिस बॉन्ड के साथ बेस को अपने साथ अटैच करती है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि कार्बोहाइड्रेट को दूसरे किसी भी कंपाउंड के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है।
और जो बॉन्ड आपका फॉस्फेट ग्रुप को शुगर के साथ अटैच कर रहा है वो यहाँ पे मैंने लिखा है एस्टर बॉन्ड, वो एस्टर लिंकेज होता है। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक हो गया। तो ये जो सारा मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने डिफरेंट यूनिट्स को कनेक्ट कर लिया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए। अब ये मेरे पास क्या बन गया है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड कौन सा वाला है, डीएनए है या आरएनए है, वो देखने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर मैंने देखना है 2 पे क्या अटैच है। कार्बन नंबर 2 पे जस्ट हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ हुआ है, इसका मतलब है ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो ये वाला जो न्यूक्लिक एसिड है उसका नाम क्या हो जाएगा, डीएनए। ठीक है, ये मैंने डीएनए, ये अभी तक मैंने क्या ड्रॉ किया था, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का। डीएनए का हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, तो इसी तरह का स्ट्रैंड उसके ऑपोजिट बॉन्डिंग के साथ एक और होता है। और इन दोनों फिर जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनकी बॉन्डिंग वगैरह सेम होती है जो हम सिंगल स्ट्रैंड में पढ़ चुके हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, मैंने 2 स्ट्रैंड्स बिल्कुल एक जैसे ड्रॉ कर लिए हैं। और यहाँ पे जो एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कनेक्ट कर रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, और उसको हम कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स तो मैंने ड्रॉ कर लिए, अब ये 2 स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्ट किस तरह से होते हैं, यहाँ पे रोल आता है आपकी नाइट्रोजनस बेसिस का। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि एडेनिन विल मेक बॉन्ड ऑलवेज विद द थायामीन ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड। गवानीन जो है वो हमेशा साइटोसिन, जीसी से आप इसको एट और जीसी से आप याद रखते हैं। एडेनिन ने हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाना है और गवानीन ने हमेशा साइटोसिन के दरमियान बॉन्ड बनाना है। इस तरह से दोनों स्ट्रैंड आपस में कनेक्ट होंगे वाया बॉन्डिंग बिटवीन दीज नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस किसके थ्रू अटैच होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इनके दरमियान बनता है। तो ये सारी कहानी है इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, जो आपको इजी सा ड्रॉ हुआ हुआ नज़र आता है, उसके अंदर की कहानी ये सारी है। ठीक है, ये हेलिसिस क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, और दरमियान में ये जो चीज़ें नाइट्रोजनस स्पेसिस जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होती हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।